नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकलांगता का इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी 15वीं सदी से आज तक। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि विकलांगता को समाज ने अलग अलग समय में कैसे देखा, कैसे पहले विकलांग व्यक्तियों को उपेक्षित किया जाता था और आज समावेशी शिक्षा और समान अधिकारों की ओर दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में विशेष रूप से केबीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है विकलांगता का इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है, इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विकलांगता क्या है, यानी कि व्हाट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? तो अगर हम यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके तीन मुख्य भाग होते हैं। मतलब विकलांगता क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी ये एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत कई प्रकार की समस्याएं शामिल होती हैं। तो विकलांगता के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला जो है वो है इम्पेयरमेंट, दूसरा जो है एक्टिविटी लिमिटेशन और तीसरा जो है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक दोष या हानि की, यानी कि इम्पेयरमेंट की। तो जो इम्पेयरमेंट है इसका अर्थ होता है शरीर की बनावट या कार्य में समस्या, यानी कि शरीर की संरचना या कार्य में कोई कमी या दोष, जैसे देखने में, सुनने में, शारीरिक अंगों का ठीक से काम ना करना, इस प्रकार की समस्या आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट बोलते हैं। दूसरा जो है कार्य में सीमितता। अगर कार्य में सीमितता का मतलब देखें तो किसी कार्य को करने में कठिनाई। ठीक है, मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब क्या है कि किसी कार्य को करने में कठिनाई, जैसे चलने में कठिनाई, लिखने में परेशानी, बोलने या पढ़ने में समस्या। तीसरा जो है आपका अ, भागीदारी में बाधा। भागीदारी में बाधा यानी कि पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। इसका अर्थ है जीवन की परिस्थितियों में शामिल होने में समस्या। मतलब जीवन की समस्या या जीवन की सामान्य गतिविधियों और समाज में भाग लेने में समस्या होना, जैसे स्कूल जाना, नौकरी करना या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें शारीरिक दोष होता है। ठीक है, यानी कि इम्पेयरमेंट होती है, और जब इम्पेयरमेंट होती है तो क्या होता है? कार्य जो होती है वो सीमित हो जाता है, यानी एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है। तो विकलांगता केवल व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है? व्यक्ति के शरीर और समाज के बीच की एक जटिल अंतःक्रिया है। यानी कई बार समाज की जो बाधाएं हैं वो व्यक्ति को विकलांग बना देती हैं। तो अगर इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति के शरीर और समाज के बीच की एक जटिल अंतःक्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, विकलांगता कब हो सकती है? तो विकलांगता जो है वो किसी भी उम्र या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। ठीक है, लेकिन विकास के समय के आधार पर इसे तीन चरणों में बांटा गया। तीन चरण कौन से हैं? पहला है प्रीनेटल, दूसरा है पेरीनेटल और तीसरा है पोस्टनेटल। तो सबसे पहले हम प्रीनेटल की बात करें तो प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व। ठीक है, प्रसव पूर्व जो होता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गर्भाधान से जन्म तक का समय। मतलब जब से बेबी कंसीव होता है उससे लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम होता है वो माना जाता है प्रीनेटल। तो इस दौरान विकलांगता के कारण हो सकते हैं जैसे माँ की बीमारी, पोषण की कमी, दवाइयों का गलत सेवन या आनुवांशिक कारण। दूसरा जो है प्रसवकालीन यानी कि पेरीनेटल। तो ये जो इसका जो
कार्यकाल है वो जन्म की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि इसका जो अर्थ है जन्म की प्रक्रिया के दौरान, जैसे जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, या समय से पहले जन्म, जब किसी बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाता है, प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है, ठीक है, 7 महीने पे अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसमें डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो विकासात्मक देरी होती है वो उनमें हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, जैसे डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, या प्रीमेच्योर बर्थ है, ऑक्सीजन की कमी है, या फिर जो औजार, जिस औजार से सर्जरी हो रही है वो बच्चे के मतलब कहीं भी बॉडी पार्ट में लग जाए, तो उसकी वजह से उसमें डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसवोत्तर यानी कि पोस्ट नेटल। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट नेटल की बात करें तो इसका मतलब है जन्म के बाद का समय, ठीक है। तो इस दौरान विकलांगता हो सकती है बीमारियों, दुर्घटनाओं, कुपोषण या संक्रमण के कारण। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज एक लाइक तो मैं डिजर्व करती हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दिव्यांगजन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी या पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर है फ्रॉम सेग्रेशन टू इंक्लूजन, यानी कि अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कि समय के साथ समाज और शिक्षा व्यवस्था ने दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है वो कैसे बदला है। तो इसमें हम जानेंगे किस प्रकार सेग्रेशन से इंटीग्रेशन या इंक्लूजन का तक का सफर रहा। तो पहले दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से क्या किया जाता था, सेग्रेशन में अलग रखा जाता था, लेकिन आज उन्हें सामान्य शिक्षा प्रणाली में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। और इसी बदलाव को हम 3 मुख्य चरणों में समझते हैं, जैसे सेग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, इंक्लूजन है। तो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो लक्ष्य है वो क्या है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहां हर बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, एक साथ समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति यानी कि करंट सिनेरियो की, ठीक है। करंट सिनेरियो जो है, आज के समय में दिव्यांगता को व्यापक रूप से समझा जाता है। भारत में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 के अनुसार, उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई थी। हालांकि इन्हें सामान्य रूप से 3 व्यापक श्रेणियों में समझा जाता है, जैसे मानसिक, शारीरिक और संवेदी। यानी अब दिव्यांगता की परिभाषा पहले से अधिक विस्तृत और समावेशी हो चुकी है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें तो समस्या जो है वो केवल अक्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि फिजिकल और सोशल बाधाएं भी व्यक्ति की भागीदारी को प्रभावित करती हैं। यानी वातावरण और समाज की संरचना भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, यानी कि तथ्य देख लेते हैं। तो जो विश्व है, विश्व का लगभग 80% आबादी जो है विकासशील देशों में रहती है। मतलब अगर हम विश्व लेवल पर देखें तो 80% जो दिव्यांगता है वो कहाँ पे है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि विकासशील देशों में नीतियों, संसाधनों और समावेशी समस्याओं पर विशेष आवश्यकता है, ठीक है। और अंत में समाधान, क्षमता को अनलॉक करने का सबसे प्रभावी माध्यम जो है वो क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सबके लिए शिक्षा। तो इसमें जो इम्पेयरमेंट टाइप है वो कौन सी है, मानसिक, शारीरिक और संवेदी, इन्हीं के हिसाब से चीजों को डिवाइड किया गया है, यानी 21 प्रकार की दिव्यांगता दी गई है। तो बैरियर क्या आता है, समस्याएं केवल अक्षमता नहीं है, बल्कि जो फिजिकल बैरियर है, भौतिक है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारे पैर में दिक्कत हो तो हम कहीं पे जा रहे हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक फिजिकल बैरियर है। सोशल बैरियर, लोगों का एटीट्यूड, अरे बेचारी है, अरे ये तो डिसेबल्ड है, अरे ये तो कैसे चीजें संभालती होगी, ऐसी चीजें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो फैक्ट क्या है, दुनिया की 80% दिव्यांग आबादी विकासशील देशों में रहती है। अब उनका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जो है वो है क्षमता को अनलॉक अनलॉक करने का तरीका,
ठीक है। क्षमता को अनलॉक करने का तरीका क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए शिक्षा। जब शिक्षा सभी के लिए समान और सुलभ होगी तभी प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच पाएगा। तो यही वर्तमान परिदृश्य की मुख्य बातें हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से शिक्षा के विकास की यात्रा को समझते हैं। ठीक है, यानी आप एक सीढ़ी नुमा संरचना देख रहे हैं, ये संरचना आपको दिख रही है। ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना। तो ये हमें बताती है कि समय के साथ शिक्षा की सोच कैसे बदली। तो सबसे पहले है जनरल एजुकेशन। ये उस समय को दर्शाता है जब सामान्य शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, जनरल एजुकेशन में क्या था? मतलब सामान्य शिक्षा व्यवस्था थी। तो इसे मुख्य रूप से मेडिकल या चैरिटी मॉडल से जोड़ा जाता था। इस मॉडल में किससे इसको जोड़ा जाता था? जनरल एजुकेशन को मेडिकल या चैरिटी मॉडल से। ठीक है, इस मॉडल में दिव्यांगता को एक व्यक्तिगत समस्या माना जाता था। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन या सोशल मॉडल, नैरो, नैरो का मतलब होता है छोटा, से जुड़ा हुआ है। यहाँ समाज की भूमिका को समझना शुरू किया गया, लेकिन व्यवस्था क्या थी? अभी अलग थी। स्पेशल एजुकेशन में सोशल मॉडल आया, लेकिन वो नैरो था। ठीक है, मतलब इसमें समाज की भूमिका या समाज के लोगों ने दिव्यांग व्यक्ति को समझना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी व्यवस्थाएं क्या थी? अलग थी। नेक्स्ट है, अगला जो चरण है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये सोशल मॉडल वाइडर से या व्यापक पर्सपेक्टिव से संबंधित है। यहाँ दायरा क्या हुआ? थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन मुख्य धारा के विद्यालयों में समायोजन की यहाँ से शुरुआत हुई थी। इंटीग्रेटेड से शुरुआत हुई थी। ठीक है, और सबसे नीचे जो आधार है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ह्यूमन राइट्स मॉडल पर आधारित है। ये हमें बताता है कि शिक्षा केवल सुविधा नहीं है, बल्कि क्या है? एक अधिकार है। इसलिए इस चित्र में एजुकेशन को सबसे मजबूत और आधार और लक्ष्य के रूप में दिखाया गया है। अर्थात शिक्षा की पूरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मेडिकल से लेके ह्यूमन राइट्स तक चीजें चेंज हुई। अब हम इसको एक एक चीजें डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो मॉडल देखता है, मेडिकल या चैरिटी मॉडल। अब हम समझते हैं मेडिकल और चैरिटी मॉडल। ठीक है, यानी चिकित्सा और दया का मॉडल। इस मॉडल में मुख्य फोकस केवल डिसेबिलिटी पर होता है, व्यक्ति की क्षमताओं पर नहीं। इसमें जो मुख्य फोकस है वो किस पर है? डिसेबिलिटी पर होता था। व्यक्ति की जो क्षमता है या योग्यता है उस पर फोकस नहीं किया जाता था। यानी ध्यान इस बात पर रहता था कि व्यक्ति में क्या कमी है, ना कि इस बात पर कि वो क्या कर सकता है। तो इस मॉडल का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्योर द पर्सन। क्योर द पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति को ठीक करना। यानी ये माना जाता है कि समस्या व्यक्ति के अंदर है और उसे इलाज के माध्यम से सामान्य बनाना ही समाधान है। अगर इसके दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ सोच जो है दया और दान, व्यक्ति को समान अधिकार वाले नागरिक की तरह नहीं बल्कि सहायता के पात्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इस मॉडल में दिव्यांग व्यक्ति की भूमिका क्या होती है? उन्हें पैसिव बेनिफिशरीज यानी कि निष्क्रिय लाभार्थी माना जाता है, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। और वे दूसरे पर जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं दूसरों पर निर्भर माने जाते हैं। उनकी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। इसका परिणाम क्या होता है? समाज में उनकी उनसे अपेक्षाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है। समाज की उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यानी ये जो मॉडल है व्यक्ति की उनकी जो संभावनाएं हैं उनको सीमित कर देता है, एक्सपेक्टेशन जो है उनको लो कर देता है। यही मेडिकल और चैरिटी मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला मॉडल। तो अगला मॉडल जो है वो है विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन, जिसको सेग्रेशन भी बोलते हैं। तो जो स्पेशल एजुकेशन है इस चरण को सेग्रेशन यानी अलगाव से जोड़ा जाता है। ठीक है, सेग्रेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव होता है। इस व्यवस्था को मुख्य रूप से मेडिकल मॉडल पर आधारित माना जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि दिव्यांग बच्चों को अलग और कमतर माना जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया है कि दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको क्या माना जाता था? अलग और कमतर माना जाता था।
ठीक है। ये मेडिकल मॉडल पर आधारित है। यानी ये सोच थी लोगों की कि मुख्य धारा के बच्चों के साथ इनको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उन्हें मुख्य समाज से अलग कर दिया जाता था। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, मेन स्कूल अलग है, ठीक है, और स्पेशल स्कूल जो है वो अलग है। बच्चों को आइसोलेट, इसमें क्या किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, अर्थात मुख्य धारा से अलग रखा जाता था। और शिक्षा जो दी जाती थी वो सेग्रेशन सेटिंग में दी जाती थी, यानी विशिष्ट संस्थानों या विशेष विद्यालयों में इनको एजुकेशन दी जाती थी। इस प्रकार विशेष शिक्षा का जो प्रारंभिक रूप है वो अलगाव की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, विशेष शिक्षा में जो विशेष शिक्षा जो है वो किस पर आधारित है, सेग्रेशन पर आधारित है, मेडिकल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कमतर और अलग माना जाता था। इसमें इनको समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता था, और जो एजुकेशन दी जाती थी वो सेग्रेशन सेटिंग यानी कि विशिष्ट संस्थानों में दी जाती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट द सोशल मॉडल यानी कि सामाजिक मॉडल। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1970 से 80 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो सोशल मॉडल की बात करने वाले हैं, जो 1970 से 80 के दशक के प्रमुख मतलब 1970 से 80 के दशक में प्रमुख रूप से सामने आया था। ठीक है, इस मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहाँ शिफ्ट हुआ, समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि वातावरण में है। यहाँ पर क्या माना गया कि जो समस्या है वो किस में है, व्यक्ति में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, इन्वायरमेंट में है। यानी अगर सीढ़ियां बनी हैं और रैंप नहीं है तो समस्या व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति में नहीं बल्कि उस इन्वायरमेंट में है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीढ़ी बनी हुई है, तो ये इसके लिए बैरियर है। अगर रैंप होता तो उसके लिए ये बैरियर नहीं होता। तो लोगों का मानना, यहाँ पर सोशल मॉडल में लोग मानने लगे कि जो भी समस्याएं आती हैं वो इन्वायरमेंट में होती हैं। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाए तो इनकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो इस सोच ने डिसेबिलिटी को देखने का नजरिया बदल दिया। ठीक है, अब अगर इसके गोल की बात करें तो उद्देश्य था व्यक्ति को समाज से समाज के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाना। मतलब कंट्रीब्यूटिंग का मतलब समाज में योगदान देने वाला मेंबर बनाना, दान के पात्र नहीं। ठीक है, यानी वह दान के पात्र नहीं है बल्कि समाज में सक्रिय योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। इस मॉडल का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, टीच मी स्किल्स डोंट ट्रीट मी एल्स। ठीक है, मुझे कौशल सिखाओ, मेरा इलाज मत करो। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फोकस इलाज पर नहीं, यानी सशक्तिकरण और कौशल विकास पर होना चाहिए। इस सोच का परिणाम जो था वो क्या हुआ, इस विचारधारा ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन को जन्म दिया। यानी अब प्रयास ये होने लगा कि बच्चों को पूरी तरह से अलग रखने के बजाय मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और यही सोशल मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा पे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एकीकृत शिक्षा क्या है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक मेन स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्पेशल क्लासेस दिखाई गई हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। एकीकृत शिक्षा जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ है साधारण स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना। यानी बच्चे मुख्य विद्यालय में तो आते हैं लेकिन उनके लिए अलग व्यवस्था भी रखी गई है। अब इसमें दो प्रकार का इंटीग्रेशन दिखाया गया है, पहला है फंक्शनल इंटीग्रेशन, दूसरा है एकेडमिक इंटीग्रेशन। तो जो फंक्शनल इंटीग्रेशन है इसमें, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे सुविधाएं जो उनको मिलती हैं वो क्या करते हैं, साझा करते हैं। जैसे डाइनिंग हॉल या प्लेग्राउंड वगैरह जो है उसको साझा करते हैं। यानी वह खेल के मैदान या भोजन कक्ष जैसी जगहों पर अन्य बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन दूसरा एकेडमिक इंटीग्रेशन है, इसमें पढ़ाई अक्सर क्या होती है, अलग स्पेशल क्लास में होती है। ठीक है,
यानी सामाजिक रूप से कुछ जुड़ाव था, लेकिन शैक्षणिक रूप से अलगाव भी अभी यहाँ पर बना हुआ था। इसलिए अंत में ये नोट में दिया गया है कि सेग्रेगेशन और इंक्लूजन के बीच का ये कदम था। ठीक है, यानी ये पूर्ण समावेशन नहीं था, लेकिन अलगाव से आगे बढ़ने का प्रयास जरूर था। यही इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं। ये क्लियर हो गया है आप सभी का? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इंटीग्रेशन की कमियां यानी कि क्रिटिक ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की क्रिटिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन की कमियों की। तो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, इस चित्र में दो बातें दिखाई गई हैं। पहली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और दूसरी सोशल इंटीग्रेशन दिखाया गया है। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी बच्चे एक ही स्कूल में मौजूद हैं, वह एक ही परिसर में बैठते थे, लेकिन केवल पास बैठना ही असली एकीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ सोशल इंटीग्रेशन है। सोशल इंटीग्रेशन जो है, यहाँ पर एक सवाल है, यानी क्या वे वास्तव में सामाजिक रूप से जुड़े थे, या क्या वे साथ खेलते थे, क्या वे दोस्ती का हिस्सा थे? यहीं पर सवाल खड़ा होता है। तो अब नीचे दिए गए बिंदुओं को समझते हैं। पहला, मतलब ये केवल एक ग्रेजुअल रिफॉर्म था, सिस्टम नहीं बदला। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या, दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ा था। मतलब चाइल्ड मस्ट एडॉप्ट, बच्चा क्या करता था, इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को अडॉप्ट करता था। यानी शिक्षा व्यवस्था वही रही, लेकिन बच्चे की अपेक्षा, मतलब बच्चे से ये अपेक्षा की गई कि वो खुद को उस व्यवस्था के अनुसार ढाले। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम जो है ये हुआ कि एक ही स्कूल में होकर भी बच्चे क्या करते थे, अलग थलग रह जाते थे। यानी वह फिजिकली मौजूद थे, लेकिन इमोशनली और सोशली क्या थे, अलग थे। इसी वजह से आगे चलकर इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता हुई। और जब इंटीग्रेशन पर्याप्त नहीं था, तब आया इंक्लूजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इंटीग्रेशन की क्रिटिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। तो अब हम आते हैं तीसरे मॉडल पर, यानी कि ह्यूमन राइट्स मॉडल पे। ठीक है, मानवाधिकार मॉडल्स। सबसे पहले इसके कोर बिलीफ को समझते हैं। इस मॉडल के अनुसार दिव्यांगों के अधिकार ही क्या है, मानवाधिकार हैं। यानी दिव्यांग व्यक्तियों को किसी विशेष कृपा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें वही अधिकार मिलने चाहिए जो हर मानव को मिलते हैं। ठीक है, जैसे सबके राइट्स हैं, वैसे दिव्यांग व्यक्तियों के भी राइट्स हैं। अब इसकी फिलॉसफी क्या है? तो इस मॉडल की इसकी जो फिलॉसफी है, इस मॉडल की सोच क्या है, समाज को बदलना होगा। यहाँ पर क्या आ गया कि समाज को बदलना होगा, व्यक्ति को नहीं। यानी अगर कोई बच्चा सीखने में अलग है तो शिक्षा व्यवस्था को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ना कि बच्चे को खुद को बदलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राइट टू एक्सेस। इस तो राइट टू एक्सेस की बात करें तो हर व्यक्ति को स्कूल, नौकरी, परिवहन, सूचना, यानी कि सूचना पर समान अधिकार है। ठीक है, स्कूल में एडमिशन का, नौकरी पाने का, ट्रांसपोर्टेशन में और इंफॉर्मेशन में सबके बराबर अधिकार है। यानी एक्सेसिबिलिटी कोई सुविधा नहीं, बल्कि क्या है, अधिकार है। और अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, बाधाओं को हटाना समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो बैरियर आती हैं, जो व्यक्ति के रास्ते में बैरियर आती है, उनको हटाना किसकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। चाहे वह शारीरिक बाधाएं हों, सामाजिक हों और मानसिक बाधाएं हों, उन्हें हटाना व्यवस्था का कर्तव्य है। यही ह्यूमन राइट्स मॉडल की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो इस मॉडल ने ही आगे चलकर इंक्लूसिव एजुकेशन को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया था। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं समावेशी शिक्षा पर। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो है, स्कूल सिस्टम में
रेडिकल चेंज यानी बड़ा बदलाव। रेडिकल चेंज का मतलब क्या होता है? बड़ा बदलाव। ठीक है, यानी सिर्फ थोड़ा सुधार नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता। अब इसका जो स्कोप है वो क्या है? तो ये केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि सीखने वालों की जरूरतों को पूरा करना है। मतलब जितने लर्नर हैं, ऑल लर्नर किसी भी प्रकार के, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के हों, डिसेबल्ड हों, नॉर्मल हों, ठीक है, किसी भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हों, सबके लिए सीखना मतलब यहाँ पर सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने की बात की गई। यानी हर बच्चा महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी क्षमता, पृष्ठभूमि या सीखने की गति कुछ भी हो। अब तीसरी बिंदु जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो कैरिकुलम और इन्वायरमेंट दोनों कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जो कैरिकुलम है, इन्वायरमेंट है, वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अलग अलग सीखने की शैलियों को स्वीकार करे और कक्षा का वातावरण ऐसा हो जहां हर बच्चा सहज महसूस करे। और अंत में जो बच्चे पहले, स्टेटस क्या है इसका? जो बच्चे पहले एक्सक्लूडेड थे वह क्लासरूम के केंद्र में उनको रखा गया है। यानी समावेशी शिक्षा का मूल विचार क्या है? बच्चे को सिस्टम में फिट मत करो, सिस्टम को बच्चों के अनुसार ढालो। और यही इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषताएं हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा से जुड़े वैज्ञानिक मील के पत्थरों की, यानी कि माइलस्टोन की, लीगल फ्रेमवर्क की। तो सबसे पहले जो है वो है 1990 में, यानी 1990 में, ठीक है, जोमेटिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यहीं से क्या शुरुआत हुआ था? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये वैश्विक लक्ष्य बनाया गया था। इसके बाद 1993 में यूएन स्टैंडर्ड रूल्स आया और इसमें इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई, यानी अवसरों की समानता यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात करी गई। अब अगला महत्वपूर्ण कदम जो है 1994 में सलामांका स्टेटमेंट में डाला गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंक्लूजन को आधिकारिक रूप से एजेंडा में इसमें शामिल किया गया, यानी शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने पर वैश्विक सहमति बनाई। और वर्तमान में यूएनसीआरपीटी, यूएनसीआरपीटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये समावेशी शिक्षा को समर्थन देने वाला एक महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब समावेशी शिक्षा केवल एक विचार नहीं बल्कि एक कानूनी और मानव अधिकार आधारित प्रतिबद्धता है। यही इस लीगल फ्रेमवर्क की मुख्य बातें हैं। तो इस तरह से मेडिकल मॉडल से शुरू हुई यात्रा आज इंक्लूसिव एजुकेशन को एक कानूनी अधिकार बना चुकी है। तो अब पूरी यात्रा को एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या था? सेग्रेगेशन था, ठीक है, सबसे पहले क्या था? सेग्रेगेशन था। इसमें दिव्यांग बच्चों को अलग रखा जाता था। ये एक्सक्लूजन और चैरिटी पर आधारित था, यानी उन्हें दया का पात्र माना जाता था, अधिकार का नहीं। उसके बाद क्या हुआ? इंटीग्रेशन आया, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसमें बच्चों की जगह जो है इसमें क्या किया गया? शेयरिंग स्पेस, यानी कि जो स्पेस थी, जगह को साझा किया गया। यहाँ सोशल, ये किससे जुड़ा था? सोशल मॉडल से जुड़ा हुआ था, यानी वे एक ही स्कूल में थे लेकिन पूरी तरह बराबरी अभी भी नहीं थी। और अंत में आया इंक्लूजन, और ये केवल एक जगह साझा करना नहीं बल्कि अधिकार साझा करने की बात यहाँ पर की गई थी, यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ह्यूमन राइट मॉडल पर आधारित है, यानी हर बच्चा समान अधिकारों के साथ शिक्षा का हकदार है। और इसी का सार नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षा क्या है? एक प्रिविलेज नहीं है, एक राइट है। इसका मतलब है, यानी शिक्षा किसी पर किया गया उपकार नहीं है बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये पूरी यात्रा का एक सार है। और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सेग्रेगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हिस्ट्री और भी है जो दिव्यांगता के बारे में है। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें इसलिए डाली ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। 15वीं सदी और अंधविश्वास का
दौर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इतिहास की ओर। 15वीं सदी। इस समय समाज और चर्च का नजरिया बिल्कुल अलग था। विकलांगता को भगवान के खिलाफ माना जाता था, यानी ये माना जाता था कि दिव्यांगता किसी पाप या दैवी दंड का परिणाम है। इसे एक अलौकिक घटना समझा जाता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं माना जाता था। लोग ये सोचते थे कि ये कोई जादू, श्राप या दैवी शक्ति का प्रभाव है। और उस समय दिव्यांग लोग अक्सर मनोरंजन का साधन या मनोरंजन का साधन या जेस्टर बना दिया जाता था, यानी उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं जीने दिया जाता था। इस प्रकार 15वीं सदी में दिव्यांगता को समझने का जो दृष्टिकोण था वो अंधविश्वास और अज्ञानता पर आधारित था। लेकिन समय के साथ सोच बदली और अंधविश्वास से विज्ञान की ओर की यात्रा शुरू हुई। अब हम 17वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। 17वीं सदी, कानून और समाज। इस समय कानून और समाज दोनों का दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बहुत अलग था। सबसे पहले एलिजाबेथ पुअर लॉ आया। विकलांग लोगों को असहाय और गरीब का लेबल दिया गया था यहाँ पर। इस कानून के तहत क्या किया गया, जो डिसेबल्ड व्यक्ति थे उनको हेल्पलेस और पुअर का लेबल दिया गया, यानी उन्हें सक्षम नागरिक नहीं बल्कि दया और सहायता के पात्र के रूप में देखा गया। यहाँ ध्यान दीजिए, विकलांगता को सीधे जादू टोना या दोष से जोड़ा जाता था। मतलब विकलांगता का मतलब ये लोग मानते थे कि जादू टोना का आरोप। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति अलग व्यवहार करता है या उसकी मानसिक स्थिति सामान्य से भिन्न होती थी तो उस पर जादू टोना का आरोप लगाया जाता था। अब दूसरा उदाहरण जो है सलेम विच ट्रायल्स का है। जिन लोगों को डायन कहा जाता था वह अक्सर मानसिक विकलांगता या शिक्षा की कमी का शिकार होते थे। ठीक है, डायन कहा जाता था किसको, जिन जो अक्सर मानसिक विकलांगता या एजुकेशन की कमी का शिकार होते थे। इस प्रकार 17वीं सदी में दिव्यांगता को समझने के बजाय उसे लेबल और आरोप अंधविश्वास से जोड़ा गया। लेकिन धीरे धीरे समाज ने ये समझना शुरू किया कि दिव्यांगता कोई अपराध या जादू नहीं है बल्कि एक मानवीय स्थिति है, मतलब मनुष्य की कंडीशन। अब हम 19वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। तो 19वीं सदी में क्या था, मनोरंजन और अलगाव। इस समय दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज का नजरिया दो रूपों में दिखाई दिया गया। एक तो मनोरंजन का साधन माना गया, दूसरा लोग इनसे अलग थलग रहते थे। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक शो का उदय हुआ। इस दौर में विकलांग लोगों को मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, इनको मनोरंजन का एक साधन माना जाता था। उन्हें मेले, सर्कस या सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों के सामने दिखाया जाता था, यानी उन्हें सम्मानजनक नागरिक के रूप में नहीं बल्कि तमाशे का हिस्सा बना दिया गया था। अब दूसरी तरफ साल 1845 में एक नई शुरुआत हुई। डोरोथिया डेस्ट ने ट्रेटन, न्यू जर्सी में मानसिक विकलांगता के लिए पहला असाइलम बनाया। ये एक संस्था थी जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को अलग रखकर देखभाल की जाती थी। इस प्रकार 19वीं सदी में एक और दिव्यांग लोगों का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ उन्हें समाज से अलग कर संस्थानों में रखा जाने लगा। और इसी सदी की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनोरंजन और अलगाव। ठीक है, अ, तो इसके बाद 20वीं सदी में दिव्यांगता को लेकर सोच में बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। 19वीं सदी में क्या हुआ, फ्रीक शो जिसमें मनोरंजन का साधन मानते थे, और 1845 में एक नई शुरुआत हुई। डोरोथिया डिक्स ने ट्रेटन, न्यू जर्सी में क्या किया, मानसिक विकलांगता के लिए पहला असाइलम बनाया। ठीक है, क्लियर है। 20वीं सदी की शुरुआत, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन। अब हम 20वीं सदी की शुरुआत करते हैं। तो साल 1908 में क्लिफर्ड वियर्स ने अपनी पुस्तक में असाइलम के बुरे अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ संस्थानों में कैसा अनमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम, जो उनकी पुस्तक का नाम था, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस पुस्तक ने समाज को क्या किया, झकझोर दिया। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द नेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन की यहाँ पर स्थापना हुई।
इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था असाइलम की भयावह स्थिति में सुधार करना। यानी कि पहली बार दिव्यांगता विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को सुधार और उपचार के दृष्टिकोण में देखा जाने लगा। इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत और सुधार जागरूकता के आंदोलन के रूप में सामने आई। तो यहीं से दिव्यांगता को लेकर मानवाधिकार और समानता की दिशा में एक नई सोच जो है वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। यूजेनिक्स आंदोलन यानी कि एक काला अध्याय। अब हम इतिहास के एक काले अध्याय की बात करेंगे। तो इसे कहा जाता है यूजेनिक्स आंदोलन। इसकी परिभाषा थी मानव नस्ल को सुधारने के लिए विकलांगता को हटाना। यानी ये माना गया कि समाज को बेहतर बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या कम करनी चाहिए। इस सोच के आधार पर कुछ कठोर कदम उठाए गए। ठीक है, कठोर कदम जो थे, पहले जबरन नसबंदी। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की इच्छा के बिना उनकी नसबंदी की जाती थी। दूसरा, संस्थागतकरण, उन्हें बड़े बड़े संस्थानों में बंद कर दिया जाता था ताकि वह समाज से अलग रहें। तीसरा, अप्रवास पर प्रतिबंध। अप्रवास पर प्रतिबंध का मतलब कुछ देशों में ऐसे लोगों को आने या बसने पर रोक लगा दी गई थी जिन्हें दिव्यांगता थी। इस प्रकार के यूजेनिक्स आंदोलन ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया और इसीलिए इसे इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। लेकिन समय के साथ मानव अधिकारों की आवाज उठी और दिव्यांगता को अधिकार और समानता के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। बदलाव की लहर। यहाँ से समाज में बदलाव की लहर शुरू हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जागरूकता की। शारीरिक विकलांगता वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक सप्ताह की शुरुआत हुई। यहाँ पर क्या किया गया, एक सप्ताह का शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था समाज को ये समझाना कि दिव्यांग व्यक्ति भी काम करने में सक्षम है। बाद में यही सप्ताह क्या हुआ, एक मतलब महीने में बदल गया। यानी जागरूकता का दायरा बढ़ाया गया और इसे बड़े लेवल पर मनाया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन जो है, एक संगठन का गठन, यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन का गठन हुआ। इस संगठन का उद्देश्य बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करना। इस प्रकार इस दौर में दिव्यांगता को दया नहीं बल्कि अधिकार, अवसर के रूप में देखा जाने लगा। यही था बदलाव का लहर और यही लहर आगे चलकर समावेशी शिक्षा और समान अधिकारों की नींव बनी। अब हम 1970 के दशक की बात करते हैं, जहां पर विसंस्थागतकरण देखने को मिला। मतलब यहाँ पर इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जिसको विसंस्थागतकरण कहते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कैनेडी ने पहल की। इन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्थानों में रहने वाले लोगों की संख्या कम करने पर जोर दिया। मतलब जो संस्थान में लोग रहते थे उनकी संख्या को कम कर दिया। यानी लक्ष्य था लोगों को बड़े संस्थानों में बंद रखने के बजाय उन्हें समाज में वापस लाने की बात की गई। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर कौन सी अवधारणा है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है बड़ी संस्थाओं को बंद करना और लोगों को सामान्य सामाजिक जीवन जीने का अवसर देना। यानी दिव्यांग व्यक्ति भी उसी तरह समुदाय में रहें और अन्य लोगों, नागरिकों की तरह ही समुदाय का हिस्सा बने। तो ये भी कहा गया कि समुदाय ही सेवाओं का प्रमुख प्रदाता बनेगा। मतलब जो सुविधाएं देगा वो कौन देगा, समुदाय ही देगा। तो इस प्रकार 1970 का दशक संस्थागत अलगाव से सामुदायिक समावेशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। यहीं से समावेशन और समान अवसरों की अवधारणा और मजबूत होती चली गई। पुराने और दर्दनाक उपाय। ठीक है, तो अब हम पुराने उपचारों की बात करते हैं जो बहुत पहले अपनाए गए थे। शुरुआत में ये माना जाता था कि जो दिव्यांगता है वो बुरी आत्माओं के कारण होता है। तो इसी सोच के कारण कई असफल और दर्दनाक तकनीकें अपनाई गई थी। पहली तकनीक जो थी वो क्या थी, ट्रैपनिंग की। ठीक है, ट्रैपनिंग का मतलब होता है खोपड़ी में छेद करना। ये छेद दिख रहा है। ठीक है, लोग ये मानते थे कि खोपड़ी में छेद करने से बुरी आत्माएं बाहर निकल सकेंगी।
दूसरा जो था स्पिनिंग ट्रीटमेंट। स्पिनिंग ट्रीटमेंट का मतलब रोगी को तेजी से घुमाया जाता था, ये मानकर कि उसकी बीमारी जो है वो क्या होगी, ठीक हो जाएगी। तीसरी जो ट्रीटमेंट थी वो थी बिजली के झटके। मानसिक रोगों के इलाज के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता था। चौथी जो थी हाइड्रोथेरेपी थी, इसमें पानी के माध्यम से उपचार किया जाता था। तो इन सभी तरीकों में वैज्ञानिक समझ की कमी थी और कई बार ये उपचार दर्दनाक और अमानवीय साबित हुए। इस प्रकार पुराने समय में इलाज की जो टेक्निक्स थी, अंधविश्वास और सीमित ज्ञान पर आधारित थी। लेकिन आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक शोध, मानव अधिकार के कारण जो उपचार की टेक्निक्स हैं उसमें काफी बदलाव आ गया है। ठीक है, अब हम चिकित्सा में प्रगति यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उपकरणों में बदलाव हुआ। ठीक है, पहले मरीजों को जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन बाद में जंजीरों की जगह किसने ले ली, स्ट्रेट जैकेट ने ले ली। ठीक है, यानी धीरे धीरे अमानवीय तरीके जो थे उसमें बदलाव आने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम क्या था, व्हीलचेयर का पंजीकरण। व्हीलचेयर के विकास और उपयोग ने शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में सहायता दी और ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम था। तीसरा जो वर्गीकरण है, अब बीमारियों को समझने और पहचानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया जाने लगा। उदाहरण के रूप में जैसे सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, इन स्थितियों को अलग अलग पहचान कर उनके अनुसार उपचार और सहायता दी जाने लगी। इस प्रकार चिकित्सा प्रगति ने दिव्यांगता को अंधविश्वास से निकालकर वैज्ञानिक समझ की ओर बढ़ाया और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे चलकर विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं की नींव बना। रोकथाम और सुरक्षा। ठीक है, मध्य 1900 के दशक में ऑटिज्म का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया गया, यानी अब इसे एक अलग स्थिति के रूप में पहचाना जाने लगा। ठीक है, इसी अवधि में पोलियो की वैक्सीनेशन की भी क्या हुई, खोज हुई। ये खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें लाखों बच्चों को शारीरिक विकलांगता से बचाया जा सका। उसके बाद क्या हुआ, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया में जन्म के तुरंत बाद शिशुओं की जांच की जाती है ताकि किसी भी संभावित विकलांगता या स्वास्थ्य समस्या को शुरुआती चरण में पहचाना जा सके। साथ ही सावधानियों पर भी क्या किया गया, जोर दिया गया। गर्भवती माताओं के लिए उचित नवजात शिशुओं और गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के लिए उचित पोषण का मतलब प्रावधान किया गया, मतलब इसको अत्यंत आवश्यक माना गया। इस प्रकार आधुनिक समय में अगर हम बात करें, ध्यान केवल उपचार पर नहीं बल्कि रोकथाम, प्रारंभिक पहचान पर भी दिया जाने लगा और यही सोच आगे चलकर समावेशी समाज और अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर ले गई लोगों को। नेक्स्ट है अधिकार और कानून। सबसे पहले 1973 में रिहैबिलिटेशन एक्ट जो था, जो आया, ठीक है, योग्य विकलांग लोगों के साथ रोजगार में भेदभाव नहीं। इस अधिनियम के अनुसार जो योग्य विकलांग व्यक्ति हैं उनके साथ रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस कानून ये जो कानून है इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसमें समान अवसर की नींव रखी। दूसरा जो था 1973 में फेडरल एड हाईवे एक्ट आया। इस कानून के तहत व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सड़कों पर और फुटपाथों पर कर्ब कट बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराए गए। ये सड़क दिख रही है, इस पे एक कट है जिसमें व्हीलचेयर वाले बच्चे जो हैं वो आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। तो इसे सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाया गया। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण जो अधिनियम है 1990 का, अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब एडीए एक्ट है। ठीक है, एडीए एक्ट जो है, इस अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान किए। इस ये जो कानून है शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाओं में भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया। इस प्रकार कानूनों के माध्यम से दिव्यांगता को दया नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और यही अधिकार आधारित दृष्टिकोण आज समावेशी समाज की नींव मानी जाती है। शिक्षा का विकास। अतीत में शुरुआत में सभी स्कूल निजी संस्थाएं थी।
ठीक है। ये संस्थाएं समान विद्यालयों से अलग थी, जहां बच्चों को अलग वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम की बात करें तो छात्र मुख्य रूप से सिलाई और टोकरी बनाना जैसी क्या करते थे, गतिविधियां सीखते थे। यानी शिक्षा का अधिकार व्यावसायिक और सीमित कौशल तक ही क्या थी, केंद्रित थी। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। अब ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में किस तरीके से शामिल करना है। तो उन्हें सामान्य विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। इस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप अलगाव से निकलकर समावेशन की ओर बढ़ा, और यही समावेशी शिक्षा, समान अवसर और सशक्त समाज की पहचान है आज। नेक्स्ट है मीडिया और समाज। समय के साथ साथ मीडिया में विकलांग लोगों की का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा। एग्जाम्पल की बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों पर काफ़ी फिल्में आई, टेलीविजन शो आए, ठीक है। टॉयज और खिलौने भी मतलब वैसे बनने लगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में और मीडिया में, मीडिया ने क्या किया, उसका विजिबली रिप्रेजेंटेशन किया दिव्यांग व्यक्तियों का। अगर हम इंडिया की बात करें, अब हम भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात करते हैं, तो भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। सबसे पहले हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी कि दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। इस अधिनियम ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में दिव्यांगजनों के अधिकारों को मान्यता दी। उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, जिसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बोलते हैं, 1999 में आया। ये जो अधिनियम है विशेष रूप से ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाया गया। फिर आया एक महत्वपूर्ण और व्यापक कानून, जिसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहते हैं, यानी कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगताओं की संख्या जो थी वो 7 से बढ़ाकर 21 की गई। शिक्षा और सरकारी नौकरियों का आरक्षण 1% बढ़ाया गया, यानी कि पहले 3% था, फिर 4 हो गया। समान अवसर, सम्मान और भेदभाव रहित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। आज भारत में दिव्यांगता को दया या सहानुभूति के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार, समानता और गरिमा के रूप में देखा जाता है। तो इतिहास के इस सफर में हम अंधविश्वास से विज्ञान तक, अलगाव से समावेशन तक और दया से अधिकार तक की यात्रा हमने देखी। ये यात्रा हमें क्या सिखाती है? समाज जब तक तब प्रगतिशील बनता है जब वो हर व्यक्ति सम्मान, अवसर और समान अधिकार देता है। तो आइए हम सब मिलकर एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही शिक्षण और विशेष शिक्षा से या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।